तो आइए दोस्तों, ये एक और वीडियो है लिटरेरी टर्म्स का और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लेकर के आया हूँ आपको समझाने के लिए। और डिटेल बहुत ज़्यादा ना ले जा करके सीधे सीधे टू द पॉइंट में आपको ये चीज़ें बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, यदि आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरा जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वनराज गोस्वामी स्टडी सेंटर के नाम से ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर जो भी हम एक्टिविटीज़ एजुकेशन को लेकर के रहें, टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के रहें, वो आपको अपडेट में करता रहूं। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। सबसे पहले यूफोनी। जैसा कि आपको मालूम है, आपने कई बार जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको आपने किया होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में। यूफोनी क्या है दोस्तों? प्लीजेंट मेलोडियस साउंड। ये यहाँ पर जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है दोस्तों, ये शॉर्ट में है और यही चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। यूफोनी किसको कहते हैं दोस्तों? प्लीजेंट, मधुर, मेलोडियस, सुरीली आवाज, यानी ऐसा सेंटेंस, ऐसी पंक्ति, ऐसी लाइन जो हमारे को कर्ण प्रिय हो, हमारे को सुनने में अच्छी लगे, उसी को हम यूफोनी बोलते हैं। डिटेल में अगर जाएं तो आप पढ़ सकते हैं इसको, मैं जल्दी से इसको पढ़ देता हूं। द लिटरेरी डिवाइस यूफोनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यूफोनस विच मीन्स स्वीट वॉइस। यूफोनी का मतलब ही होता है मधुर आवाज जो सुनने में अच्छी लगे। इट कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ वर्ड्स एंड दैट आर डिस्टिंग्विश्ड as having a wide range of noteworthy melody or loveliness। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, सीधे सीधे आपको बताऊं तो आपसे बस इतना पूछा जाएगा व्हाट इज यूफोनी, तो यू जस्ट चूज द ऑप्शन इन विच द रिटन सेंटेंस इज प्लीजेंट मेलोडियस साउंड। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि यही शब्द हो, कुछ और भी लिखा हो सकता है, जैसे स्वीट वॉइस्ड है ये लिखा हो सकता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कोकोफोनी। देखिए, ध्यान दीजिए, यूफोनी का ठीक उल्टा दोस्तों कोकोफोनी होता है। प्लीजेंट साउंड को हम यूफोनी बोलते हैं और जो अनप्लीजेंट साउंड होती है दोस्तों, हार्श टोन होती है, उसको हम कोकोफोनी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं। हार्श अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड कोकोफोनी। तो याद रखिएगा, डिटेल स्क्रीन पर है, आप पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा हार्श अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड, तो आपको निशान लगाना होगा कोकोफोनी पर। इसके बाद दोस्तों तीसरा है एपिफेनी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एपिफेनी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? ये जो इस तरह के शब्द हैं, जनरली इनका जो संबंध है वो क्रिश्चियनिटी से है। जैसे ये क्वेश्चन टोटली डिपेंड करता है क्रिश्चियनिटी से ओरिजिनेटेड है ये। एपिफेनी का मतलब है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। और आपको बता दूं, यही लाइन एज यूजुअल एग्जाम में लिखी हुई आई थी कि एपिफेनी मीन्स मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। फिर मैंने, मेरे एक फ्रेंड है, उनसे बात की कि एपिफेनी क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार की प्रेयर है, एक आराधना है जिसमें हम गा करके ईश्वर को मतलब प्रे करते हैं, उसको हम एपिफेनी बोलते हैं। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड आप डिटेल पढ़ सकते हैं दोस्तों सेल्फ से, मैंने मेंशन किया है, स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ लें, परंतु मैं आपको केवल टू द पॉइंट चीजें आपको बता रहा हूं। एपिफेनी का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। थोड़ा सा पढ़ देता हूं। एपिफेनी इन ग्रीक मीन्स मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, इन लिटरेचर इट मीन्स अ सडन एंड ऑफन स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यह एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रूप में लिटरेचर में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये तीनों फैनी फोनी मैंने आपको बताया है, तीनों आप ध्यान रखिएगा। यूफोनी प्लीजेंट साउंड, मेलोडियस साउंड, कोकोफोनी अनप्लीजेंट हार्श साउंड, एपिफेनी मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये हमने समझ लिया है। अब है दोस्तों प्रोटागोनिस्ट। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं प्रोटागोनिस्ट को लेकर के, डिटेल बताने का तो समय नहीं है, तो शॉर्ट में ही सीधे सीधे आपको बताऊंगा। सेंट्रल और लीडिंग फिगर इन अ प्ले, इन अ स्टोरी, इन अ पोएम, इन अ एलिगरी, किसी भी प्रकार के वर्क में
जो सेंट्रल फिगर है, नेचुरली ये नॉवेल में, प्लेज में होता है दोस्तों, तो सेंट्रल फिगर और लीडिंग फिगर जो है उसी को हम प्रोटैगोनिस्ट बोलते हैं। साहित्य में किसी नाटक, फिल्म या पुस्तक का प्रधान पात्र, आप समझिए। अब दोस्तों एक चीज बड़े ध्यान से आप सुनिएगा कि प्रधान पात्र जरूरी नहीं है कि हीरो हो, जरूरी नहीं है कि विलेन हो, जरूरी नहीं है कि एंटी हीरो हो। प्रोटैगोनिस्ट कोई भी हो सकता है जो प्ले को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है। समटाइम्स, देखिए थ्योरी है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो पॉइंट बता रहा हूं आपको याद रखना है। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है मुख्य पात्र या प्रधान पात्र, जिसका बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन हो, जो पूरी स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करता है, जिसके बिना स्टोरी का जो कहते हैं कि क्लाइमैक्स की ओर ले जाना है वो नहीं हो पाता। तो ये चीजें सारी प्रोटैगोनिस्ट के कैरेक्टर में देखने को हमको मिलती हैं, उसी को हम प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं। यहां पर बड़ा स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि प्रोटैगोनिस्ट हीरो भी हो सकता है, विलेन भी हो सकता है, एंटी हीरो भी हो सकता है। इसके कई प्रकार होते हैं, प्रोटैगोनिस्ट इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगा। अ प्रोटैगोनिस्ट इज द सेंट्रल और लीडिंग फिगर इन अ पोएट्री और एनी अदर स्टोरी। देखिए आपको स्पष्ट हो गया कि ये सेंट्रल फिगर होता है पोएटिक डिवाइस में, लिटरेरी डिवाइस में। द प्रोटैगोनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ नैरेटिव, किसी नैरेटिव का, किसी कहानी का मुख्य पात्र। देयर विल ऑल्सो बी सब कैरेक्टर्स, देखिए इस बात को समझिए, देयर विल ऑल्सो बी सब कैरेक्टर्स दैट द प्रोटैगोनिस्ट रिलेट्स टू, जिनसे प्रोटैगोनिस्ट का संबंध होता है। प्रोटैगोनिस्ट इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर मेन कैरेक्टर। देखिए अगर मैं सीधे सीधे बात कहूं तो मेन कैरेक्टर इज द सिनोनियम ऑफ प्रोटैगोनिस्ट। हिंदी में कहें तो इसको हम प्रधान पात्र के रूप में जानते हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और आगे और आप पढ़ लीजिएगा, द स्टोरी सर्कल्स अराउंड द कैरेक्टर्स एक्सपीरियंसेस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो कहानी है इस तरह के वर्क की, वो प्रोटैगोनिस्ट यानी मुख्य पात्र के इर्द गिर्द चलती है, घूमती है, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर वो चलती है, उसकी एक्टिविटीज के आधार पर वो कहानी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा कहा जाता है कि प्रोटैगोनिस्ट इज नॉट नेसेसरीली अ गुड गाय, कि ऐसा नहीं है कि जो प्रोटैगोनिस्ट है वो हमेशा ही एक अच्छा व्यक्ति हो, एक हीरो हो, ऐसा नहीं है। तो आइए अब इसके अपोजिट में हम बात करते हैं दोस्तों। इसका अपोजिट होता है दोस्तों एंटागोनिस्ट। देखिए मैंने टाइप ऑफ प्रोटैगोनिस्ट में यहां पे मेंशन किया हुआ है। प्रोटैगोनिस्ट के टाइप हीरो भी हो सकता है, एंटी हीरो भी हो सकता है, विलेन भी हो सकता है, जो कहानी का मुख्य पात्र है, जिसकी वजह से कहानी को डेवलपमेंट मिल रहा है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एंटागोनिस्ट की। इन ए स्टोरी द एंटागोनिस्ट इज द ऑपोजिट ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट। यह जो प्रोटैगोनिस्ट पात्र है दोस्तों उसका अपोजिट होता है। ठीक है, उसके ओपोनेंट के रूप में ये जाना जाता है कहानी के रूप में। और मेन कैरेक्टर, ध्यान दीजिए, जो मुख्य पात्र है उसका ऑपोजिट, उसका ओपोनेंट ये कहलाता है। टिपिकली दिस इज ए विलेन ऑफ सम काइंड। कई बार एंटागोनिस्ट को एक विलेन के रूप में भी हम जानते हैं, बट नॉट ऑलवेज, परंतु हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि एंटागोनिस्ट विलेन ही हो। इट इज जस्ट द ओपोनेंट ऑफ द मेन कैरेक्टर। अगर हम लिटरल बात करें तो यह केवल उस मेन पात्र का, मुख्य पात्र का, यानी प्रोटैगोनिस्ट का ओपोनेंट होता है। सम वन हु गेट्स इन देयर वे, जो उसके रास्ते में आता है, उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको तोड़ता है, उनके अपोजिट करता है। The term antagonist comes from the Greek word antagonistis, which means opponent, जिसका मतलब ही opponent है, मतलब ही competitor है, मतलब ही rival है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे प्रोटैगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट मुख्य पात्र, एंटागोनिस्ट उसका विरोधी पात्र, जिनके बिना स्टोरी की कल्पना नहीं की जा सकती। अब आता है दोस्तों, आगे है, ये है दोस्तों डेट्रागोनिस्ट। डेट्रागोनिस्ट, इसको आप समझिए, पहले आपने पढ़ा प्रोटैगोनिस्ट, फिर आपने पढ़ा एंटागोनिस्ट। अब इसके बाद एक कैरेक्टर और होता है दोस्तों, जिसको हम प्ले का या स्टोरी का सेकेंडरी कैरेक्टर बोलते हैं।
डेट्रागोनिस्ट का मतलब ही है ए सेकेंडरी मेन कैरेक्टर, यानी जो मुख्य पात्र है, जो फर्स्ट नंबर का पात्र है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो होता है उसी को हम डेट्रागोनिस्ट बोलते हैं। साहित्य में डेट्रागोनिस्ट मुख्य चरित्र नायक के बाद और टेट्रागोनिस्ट से पहले दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। आपको सिंपल साधारण भाषा में कहूं तो अ सेकेंडरी कैरेक्टर, अ सेकेंडरी मेन कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी विच कम्स आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड डेट्रागोनिस्ट। आपको समझ में आया होगा, दूसरे नंबर का जो किरदार है उसको हम डेट्रागोनिस्ट बोलते हैं। ये थ्योरी आप जरूर पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहां पर मैंने लिखा है, डेट्रागोनिस्ट अक्सर नायक या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक निरंतर साथी के रूप में, कई बार आप फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें एक मेन हीरो होता है और उसके साइड कैरेक्टर के रूप में एक अन्य कैरेक्टर होता है जो स्टोरी के डेवलपमेंट में मदद करता है, के रूप में कार्य करता है, जो किसी नायक को सक्रिय रूप से जारी रखता है। तो इस प्रकार का जो सेकेंडरी कैरेक्टर है दोस्तों, सेकंड नंबर का जो इंपॉर्टेंस में कैरेक्टर है वो डेट्रागोनिस्ट कहलाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों ट्राइट्रागोनिस्ट। ध्यान रखिएगा, ट्राइट्रागोनिस्ट, अब ये क्या है, सिंपल आपको मालूम है, बड़ा इजीली शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। यह तीसरे नंबर का किरदार होता है किसी प्ले में, किसी स्टोरी में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टेट्रागोनिस्ट तृतीयक मुख्य चरित्र, यानी तीसरे नंबर का मुख्य पात्र, एक नायक का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। यानी कि आप समझिए कि किसी प्ले में, किसी स्टोरी में जो तीसरे नंबर का पात्र होता है, जिससे स्टोरी को डेवलपमेंट मिलता है, स्टोरी में जो कहानी है वो आगे बढ़ती है, उसको हम टेट्रागोनिस्ट बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये थे आपके लिए, मैंने एक जगह इनको रख करके आपको समझाया। सबसे पहले प्रोटोगोनिस्ट, कई बार ये हीरो होता है, परंतु हमेशा ऐसा नहीं है कि प्रोटोगोनिस्ट हीरो हो, कई बार ये विलेन भी होता है। मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि सेंट्रल लीडिंग फिगर इन अ स्टोरी, इन अ प्ले इज कॉल्ड प्रोटोगोनिस्ट। ठीक इसका ऑपोजिट जो होता है दोस्तों वो एंटागोनिस्ट होता है। दूसरे नंबर का किरदार जो है वो टेट्रागोनिस्ट कहलाता है और तीसरे नंबर का किरदार जो है वो टेट्रागोनिस्ट कहलाता है। तो ये चीजें थी दोस्तों। आगे चलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। जब आप हैमलेट पढ़ते हैं तो कई बार कुछ क्रिटिक्स इसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। अब ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है इसको आप समझिए। ओडिपस कॉम्प्लेक्स के साथ में मैं आपको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा हूं, जिससे दोनों ही बातें आपको बड़े अच्छे से स्पष्ट हो जाएं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई टर्म है, जिन्होंने इसको 1899 में दिया है। और टर्म क्या है, ये एक लिटरेरी डिवाइस उन्होंने बना दिया है पूरा, और जब आप इसको समझेंगे अभी तो स्पष्ट होगा कि इसमें क्या है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स पूरी एक कहानी है और इसके ऑपोजिट में दोस्तों इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, जिसको कार्ल जुंग ने दिया है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स 1913 में। ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स का उल्टा होता है। कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ को नहीं पता होगा, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको स्पष्ट कर दूंगा। आइए समझते हैं। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, देखिए बहुत ज्यादा मैं डिटेल आपको नहीं बता रहा हूं, टू द पॉइंट आपको लेकर के चल रहा हूं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज ए फ्रॉडियन, फ्रॉडियन से मतलब आप समझ गए होंगे सिगमंड फ्रायड का है, तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट दैट डेस्क्राइब्स, देखिए समझिए, दैट डेस्क्राइब्स जो वर्णन करता है अ चाइल्ड सेक्सुअल डिजायर, एक बच्चे की सेक्सुअल डिजायर फॉर द पेरेंट, अपने माता पिता के लिए, ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, विपरीत लिंगी जो है, अगर बेटा है तो मां से और बेटी है तो पिता से प्रेम। सेक्सुअल फीलिंग्स यहां पर इंक्लूडेड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट द जनरल लव फ्रॉम द साइड ऑफ अ सन और डॉटर एंड अ सेंस ऑफ राइवलरी, और वह प्रतिद्वंदिता करता है किसके साथ, विद द पेरेंट ऑफ द सेम सेक्स, यानी कि अगर बेटा अपनी मां से प्रेम करता है तो वो अपने पिता के साथ उसका जो है ओपोनेंट के रूप में वो उसको देखेगा। सिंपल अगर साधारण शब्दों में मैं कहूं तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज ट्रेडिशनली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बॉयज अट्रैक्शन, यह एक लड़के का अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स द मदर, उसकी मां के प्रति। याद रखिएगा इसमें सेक्सुअल फीलिंग्स का
को इंक्लूड किया जाता है, एंड सेंस ऑफ राइवलरी विद फादर, यानी एक लड़का जो अपनी माँ से प्रेम करता है, सीधी भाषा में कहूँ जो मतलब फिजिकल भी आप उसको कह सकते हैं, उसको हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। डिटेल बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बता रहा, इसमें ओडिपस जो नाम है यही कैरेक्टर का नाम है, तो इसी के नाम पर इस टर्म को दे दिया गया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब एक लड़का अपनी माँ के प्रति फीलिंग रखता है, प्रेम की फीलिंग रखता है और अपने पिता से प्रतिद्वंदिता करता है, तो इसको हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कुछ क्रिटिक्स हैमलेट प्ले के अंदर इस बात को शो करते हैं, लेकिन ऐसा पर्टिकुलरली कोई साइन उसमें देखने को 100% नहीं मिलता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसका ठीक अपोजिट दोस्तों इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज अ नॉन फ्रॉडियन कॉन्सेप्ट। नॉन फ्रॉडियन से मतलब ये फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने नहीं दिया है। दैट डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करता है एक गर्ल्स एडोरेशन, एक लड़की का प्रेम, अट्रैक्शन टुवार्ड्स देयर फादर्स, उनके पिता के प्रति, एंड द रिसेंटमेंट, हॉस्टिलिटी एंड राइवलरी टुवार्ड्स देयर मदर्स, और वो ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, या एक समझ लीजिए ओपोनेंट अपना समझते हैं, प्रतिद्वंदिता करती है लड़की किसके साथ, अपनी माँ के साथ। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेस्क्राइब्स, बिल्कुल साधारण शब्दों में बात कही गई है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेस्क्राइब्स अ गर्ल्स अट्रैक्शन टुवार्ड्स द फादर एंड सेंस ऑफ राइवलरी विद मदर। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक लड़की जो अपने पिता के प्रति फिजिकल लव, फिजिकल प्रेम की बात करती है और अपनी माँ से कंपटीशन करती है, उसको मतलब एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है, तो उस कॉम्प्लेक्स को दोस्तों इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लिटरेचर की भाषा में कहा जाता है, जिसका ओरिजिनेशन करने वाले व्यक्ति हैं कार्ल जूंग। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिए, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ अलग अलग चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा और चीजें आपको समझ में भी आएंगी। देखिए, इसको लिमरिक बोला जाता है। अब लिमरिक क्या है, सिंपली आपको बताऊं, ए लिमरिक इज ए ह्यूमरस पोएम विच हैज 5 लाइन्स। आपको अगर याद रखना है तो केवल इतना याद रखना है कि ए लिमरिक इज अ ह्यूमरस, एक हास्यपूर्ण, एक व्यंग्यपूर्ण कविता है, नौटंकी वाली कविता है, विच हैज 5 लाइन्स, जिसके अंदर 5 लाइन्स होती हैं। ए फॉर्म ऑफ कॉमिक वर्स, देखिए सीधे सीधे कहा है कॉमिक वर्स है, कंसिस्टिंग ऑफ 5 एनापेस्टिक लाइन्स, जिसके अंदर 5 एनापेस्टिक लाइन्स होती हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, लिमरिक इज ए शॉर्ट पोएम, इज ए कॉमिक पोएम, इज ए कॉमिक वर्स, इज ए ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स। राइम स्कीम की बात करें तो ए बी बी ए इसकी जनरल राइम स्कीम होती है दोस्तों। तो इतना आपको याद रखना है, डिटेल आप चाहें तो पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों हैकू। आपने सुना होगा हैकू, व्हाट इज हैकू? पोएम ऑफ 3 लाइन्स। देखिए ये मेन पॉइंट है, पोएम ऑफ 3 लाइन्स। मैंने रेड कलर में इनको इसीलिए लिखा है, आपको बात बिल्कुल सीधे सीधे स्पष्ट रूप से समझ में आए। A haiku is a short poem consisting of words with a total of 17 syllables. सबसे पहले तो आपको दोस्तों बता दूं, ये जापानीज काइंड ऑफ पोएम है। इसमें 17 सिलेबल्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स 17 होते हैं। अरेंज्ड ऑन 3 लाइन्स, 3 पंक्तियों की ये कविता होती है। तो हैकू इज अ 3 लाइन पोएम, याद रखिएगा। लिमरिक 5 लाइन पोएम, हैकू इज अ 3 लाइन पोएम। अ मेजर फॉर्म ऑफ जापानीज वर्स, ये जापानी पोएम्स का एक प्रकार है। रिटन इन 17 सिलेबल्स, जो 17 सिलेबल्स का होता है। डिवाइडेड इनटू 3 लाइन्स, जो 3 लाइनों में होता है। एंड ऑफ 5, 7 एंड 5 सिलेबल्स, और इस प्रकार से इसका जो डिवीजन है वो सिलेबल्स का। तो अगर आपको कुछ याद रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैकू इज ए काइंड ऑफ जापानीज पोएम एंड इट हैज 3 लाइन्स, इतना आपको ध्यान रखना है। तो दोनों बातें हो गई दोस्तों, लिमरिक हो गया, हैकू हो गया। इसके बाद आता है दोस्तों एक अलग पॉइंट है, हुब्रिस। व्हाट इज हुब्रिस? सिंपल साधारण शब्दों में कहूं तो हुब्रिस दोस्तों एग्जैगरेटेड फॉर्म है या एग्जैगरेशन है, एक्सेसिवनेस है किसकी? प्राइड, घमंड,
सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना अति हो जाना सेल्फ कॉन्फिडेंस का, घमंड का इतना बढ़ जाना कि कैरेक्टर जो है वो अपने डाउनफॉल की ओर चला जाए। तो ये जो स्थिति है, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या यूं कहिए कि ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एग्जैगरेटेड प्राइड है, इसी को हम हुब्रिस बोलते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ह्यूब्रिस इसको बोला जाता है। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। ह्यूब्रिस मीन्स एक्सेसिव प्राइड, इसका मतलब ही होता है एक्सेसिव प्राइड, ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए सीधा सीधा लिखा है ओवर कॉन्फिडेंस। It is when somebody gets a confident that they start to believe they are invincible. जब लोग ये महसूस करने लगे, जब कोई पात्र ऐसा महसूस करने लगे अपने कॉन्फिडेंस में कि उसको अब कोई परेशानी नहीं है, कोई उसको हरा नहीं सकता, और ऐसी स्थिति के कारण एज ए रिजल्ट, एक रिजल्ट के रूप में दे मेक फुलिश डिसीजन, और वो गलतियां कर दे और उससे उसका डाउनफॉल हो जाए, तो डिफीट हो जाए दोस्तों वो, तो ये चीज जो है ह्यूब्रिस कहलाती है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर हमने 3 चीजों को सीखा है। लिमरिक इज ए पोएम ऑफ 5 लाइन, हैकू इज ए पोएम ऑफ 3 लाइन, एंड ह्यूब्रिस इज अ ओवर कॉन्फिडेंस। ये आपने शब्द दोस्तों कई बार सुना है, सिजेरा, अ ब्रेक और पॉज इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स। आपसे पूछा जाएगा, जो हम दोहे वगैरह पढ़ते हैं दोस्तों, है ना, तो उसमें होता है मंगल भवन या मंगलहारी। हाँ, तो ध्यान रखिएगा बीच में हम एक पॉज लेते हैं, तो वो जो पॉज है दोस्तों, उसी को लिटरेचर की भाषा में, इंग्लिश साहित्य में हम सिजेरा बोलते हैं। और इसको समझिए, एक छोटी सी पॉइंट मुझे आपको उसमें बतानी है। A caesura is a pause that occurs when a line of poetry, usually marked by some form of punctuation such as a period, comma, ellipsis और dash। जरूरी नहीं है कि इसमें कॉमे का ही प्रयोग हो, ये एक प्रकार का पॉज होता है, ठहराव होता है दोस्तों पंक्ति को पढ़ते समय। इसका जो चिन्ह है वो कॉमा भी हो सकता है, एलिप्सिस भी हो सकता है, डैश भी हो सकता है, पीरियड भी हो सकता है। तो याद रखिएगा। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, लोगों को गलतफहमी है कि सिजेरा का प्रयोग हम सेंटेंस के, पोएट्री के मध्य में, मिड में करते हैं। जनरली दोस्तों ऐसा होता है, परंतु हमेशा ऐसा नहीं है कि सिजेरा का प्रयोग हम जो है सेंटेंस के, पोएट्री के बीच में करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कई बार स्टार्टिंग में भी आप किसी सब्जेक्ट के नाम के बाद इसको देखते हैं, तो ये एक पॉज है, एक ठहराव है दोस्तों, बस आपको इतना ध्यान रखना है। आइए आगे बात करते हैं। वोल्टा, ए टर्न ऑफ थॉट। बहुत ही अच्छे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए दोस्तों। इस बार बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत कुछ देने के बाद, फिर भी मुझे ऐसा लगता रहा हमेशा, अभी भी मुझको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ और मैं आपको दे सकता था। वोल्टा, मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, अभी 10 डेज है ये क्लास, 10 डेज तक मैंने आपको बोला है कि कोशिश करूंगा पूरा इसको कंटिन्यू करके आपको जो भी टर्म्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कराऊं। तो वोल्टा क्या है दोस्तों? सिंपल थॉट। आपको याद रखना है, सबसे आसान जो मैंने यहां पर रेड लाइन में लिखा है, इसको आपको ध्यान रखना। ए टर्न ऑफ थॉट, यह एक विचारों का बदलाव है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, एक मैंने आपको सोनेट पढ़ाया था, जो मिल्टोनिक सोनेट है, या जो इटालियन सोनेट है, या जो पेट्रार्कन सोनेट है, या जो क्लासिकल सोनेट है। तो आप देखते हैं कि क्लासिकल सोनेट जो है ऑक्टेव और सस्टेट में बटा होता है दोस्तों। अभी किसी ने जिसने अच्छे से स्टडी की है उसको मालूम है व्हाई देयर इज ए डिवीजन ऑफ octave and sustain in the classical sonnet। क्लासिकल सोनेट में ये क्यों है? तो क्लासिकल सोनेट में एक टर्न ऑफ थॉट हमको देखने को मिलता है 8 लाइंस के ऑक्टेव के बाद में। 8 लाइनों तक जो कंपोजर है वो कुछ बोलेगा, और 8 लाइनों के बाद वो चेंज ऑफ थॉट, टर्न ऑफ थॉट लेगा। जैसे आप अगर मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जो ऑक्टेव है, देखिए ध्यान से सुनिएगा,
वहां ऑक्टेव वाले पोर्शन में वो ईश्वर को मतलब कोसता है एक तरीके से कि भगवान तूने मेरी आंखें छीन ली, तूने मेरे साथ बुरा किया, ये जो एक ही तो टैलेंट था, ये भी अब पड़ा रहेगा, ये भी दफन रहेगा। इस तरह से वो बोलता है बोलता है बोलता है। तो 8 लाइन तक वो इस तरह से बोलता है और फिर एक टर्न ऑफ थॉट आता है दोस्तों। वो टर्न ऑफ थॉट क्या है? उसमें वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, भगवान को मेरे गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है, मेरी सेवा की आवश्यकता नहीं है, उसके पास तो हजारों एंजल हैं। तो ये जो टर्न ऑफ थॉट है, इसी को लिटरेचर में दोस्तों वोल्टा कहा जाता है। आइए थोड़ा सा पढ़ देता हूं। अ टर्न ऑफ थॉट और आर्गुमेंट इन पोएट्री इज कॉल्ड वोल्टा। इट इज ए रेटोरिकल शिफ्ट। ये एक मतलब क्या कहें कि पोएटिक डिवाइस है, एक शिफ्ट है, शिफ्ट ऑफ थॉट है। In some ways, it is a dramatic change in emotions or thoughts that the poet is expressing in a poem। देखिए मैंने आपको बताया कि जब पोएट कुछ कहते कहते अपने थॉट से बदलता है, टर्न लेता है, मतलब ये मत सोचिएगा कि जो उसने पहले कहा है हमेशा उसका अपोजिट बोलेगा, मतलब एक टर्न ऑफ थॉट होना चाहिए, उसी को बस हम वोल्टा बोलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी, सिजरा और वोल्टा। आगे है दोस्तों एक नाम, एक शब्द आपने बहुत सुना है, उटोपिया, उटोपियन स्कीम। हाँ, मूर्खानंद। ऐसा 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 इमेजिनरी प्लेस जो प्लीजेंट है, जो परफेक्ट है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, एनी रियल और इमेजिनरी सोसाइटी, प्लेस, स्टेट कंसिडर्ड टू बी परफेक्ट और आइडियल। एक इमेजिनरी प्लेस जो अपने आप में सभी चीजों को समाहित रखता है, परफेक्ट है दोस्तों। जो परफेक्ट है उसी को हम, इमेजिनरी भी है, प्लीजेंट भी है और परफेक्ट है, आइडियल है, उसको हम उटोपिया बोलते हैं। सिंपल बात आपको याद रखनी है। डिटेल है, आप चाहें तो दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें सोसाइटी को एकदम सर्वगुण संपन्न दिखाया जाता है। ठीक इसका ऑपोजिट होता है दोस्तों डिस्टोपिया, एन इमेजिनरी प्लेस। ये भी एक इमेजिनरी प्लेस है, दोनों को याद रखिएगा, उटोपिया और डिस्टोपिया। वेयर एवरीथिंग इज एज बैड एज इट कैन बी, जहां पर सभी चीजों को बुरा दिखाया जाता है। तो दोनों ही इमेजिनरी प्लेस है, परंतु अंतर क्या है दोस्तों? उटोपिया इज ए परफेक्ट प्लेस और डिस्टोपिया इज ए इम्परफेक्ट प्लेस। क्लियर है दोस्तों? याद रखिएगा। यहां तक की चीजें आपको मुझे उम्मीद है समझ में आई होंगी। अब आगे दोस्तों बात करते हैं प्रोलोग और एपिलोग की। देखिए सिंपल, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। प्रोलोग को हम हिंदी में प्रस्तावना या शुभारंभ कहते हैं, इंट्रोडक्शन हम कहते हैं। अ प्रोलोग इज ए स्पीच और सेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट इंट्रोड्यूसेस अ प्ले और बुक। सिंपल है, याद रखना है आपको। मैं एक अच्छा मजाकिया उदाहरण आपको दे देता हूं। सभी हम विद्यालय में पढ़े हैं, जब विद्यालय में सुबह सुबह प्रेयर कराई जाती है, तो प्रेयर को स्टार्ट कराने के लिए कोई टीचर या कोई व्यक्ति आकर के वहां मंच पर खड़ा होता है और वो कुछ बोलता है। जब वो कुछ बोलता है, भूमिका बनाता है, तो दैट इज कॉल्ड सिंपली, आप उसको कहेंगे कि वो प्रोलोग है। और जब आप प्रेयर व्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद प्रधानाचार्य जी आते हैं, लास्ट में वो सबको कंक्लूड करेंगे, आपको जो खतरनाक नोटिस है वो देंगे, दैट इज कॉल्ड एपिलोग। मुझे जब से याद है, मैं इंटर क्लास में था, तभी से मैं बोलता था कि देखियो अभी प्रोलोग चल रहा है, अब लास्ट में प्रिंसिपल साहब आएंगे और वो एपिलोग शुरू करेंगे। तो बहुत ही अच्छी डिवाइसेस है। शुरुआती भाषण किसी प्ले के अंदर या स्पीच, या आप कह सकते हैं कि जो इंट्रोडक्टरी है, जो हमें बताता है कि आगे प्ले में क्या क्या चीजें हैं, तो इंट्रोडक्शन के रूप में हम इसको जानते हैं, इसको हम प्रोलोग बोलते हैं। ठीक इसका ऑपोजिट दोस्तों होता है एपिलोग। एन एपिलोग इज ए पैसेज और स्पीच विच इज एडेड टू द एंड ऑफ ए बुक और प्ले एज कंक्लूजन। ये एक प्रकार का कंक्लूजन है, और आपको पता है मैंने वीडियो बनाया है एपिलोग प्रोलोग प्लेस का, कौन कौन से में प्लेस में प्रोलोग दिया है, किसने बोला है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेक्सपियर से दोस्तों कि एपिलोग किस में है, प्रोलोग किस में है,
किसमें दोनों हैं, किसने बोला है, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा और उससे उसको लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो प्रोलोग और एपिलोग, प्रोलोग हो गया शुरुआती भाषण दोस्तों, और एपिलोग हो गया कंक्लूडिंग स्पीच। आइए इसके बाद और थोड़ा सा आगे चलते हैं। एपोलॉग, एपोलॉग क्या है दोस्तों, इसको समझिए। फिर फेबल को समझिए। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट में लाया हूं, जो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका माइंड बिल्कुल सही रहे, आप जो आपने स्टडी की है वो एग्जाम में आपको सफलता दिलाए। और मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि जो भी कुछ मैं दे रहा हूं उसमें से ईश्वर करे कि कुछ आपको एग्जाम में मिले अच्छे से अच्छा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाएं और जो आपका टारगेट है उसको आप जरूर 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 प्राप्त करें। एपोलॉग क्या है दोस्तों, सिंपल रेड कलर की लाइन पढ़ लीजिए अगर टाइम नहीं है तो। अ शॉर्ट एलिगोरिकल स्टोरी विद ए मॉरल और फेबल। एक छोटी एलिगोरिकल, एलिगोरी आपको मालूम है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। स्टोरी एक कहानी विद ए मॉरल, मॉरल के साथ, एक लेसन के साथ। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। एन एपोलॉग इज ए शॉर्ट स्टोरी और विच प्रोवाइड्स ए सिंपल मॉरल लेसन। इस स्टोरी में हमको एक नैतिक पाठ, एक लेसन हमको सिखाया जाता है। एपोलॉग्स आर ऑफन टोल्ड थ्रू द यूज ऑफ एनिमल। जनरली जो एपोलॉग्स हैं उनको एनिमल कैरेक्टर्स के रूप में सिंबलाइज किया जाता है और उनके थ्रू हमको समझाया जाता है लेसन। द वर्ड एपोलॉग इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक फ्रेज एपोलोगस मीनिंग अ नैरेटिव। एपोलोगस का मीनिंग अ नैरेटिव है। तो यह एक प्रकार की कहानी है दोस्तों, जो एनिमल पात्र के माध्यम से हमको समझाई जाती है, बताई जाती है और हम इसमें एक नैतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों फेबल पर। समटाइम इट इज ज्वाइंड विद द नेम फेबल। कई बार इसको लोग फेबल भी कह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर है। आइए फेबल को समझते हैं। अ फेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी विच टीच अ मॉरल लेसन। इसमें भी हमको मॉरल लेसन दिया जाएगा। फेबल समटाइम्स हैव एनिमल एज द मेन कैरेक्टर। देखिए दोस्तों ये ही अंतर है। फेबल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एनिमल कैरेक्टर के माध्यम से ही हमको मॉरल लेसन दिया जाता है। एपोलॉग में भी ऐसा होता है, परंतु हमेशा ही ऐसा नहीं होता। तो दोनों ही ये प्रकार हैं। यहां भी एलिगरी है। एलिगरी से मतलब आप समझते हैं बैकग्राउंड में कुछ और सामने फ्रंट पे कुछ, और फेबल में भी ऐसा ही है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। इन लिटरेचर ऑफ फेबल इज अ शॉर्ट फिक्शनल दैट हैज अ मॉरल और टीच अ लेसन। फेबल्स आर ह्यूमनाइज्ड एनिमल्स। देखिए इसमें एनिमल्स को ह्यूमनाइज्ड करके दर्शाया जाता है, मानव फीलिंग्स के साथ दर्शाया जाता है, ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ नेचर एज मेन एंड आर देयरफॉर कंसिडर्ड टू बी द सब ऑफ द फैंटासी, और इट इज ए पार्ट ऑफ फैंटासी। दोस्तों ये फैंटासी का ही एक छोटा सा भाग है। क्लियर दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा एपोलॉग और फेबल। ध्यान रखिएगा दोनों ही छोटी कहानी होती है, दोनों ही लेसन प्रदान करती हैं, हमको नैतिक शिक्षा देती हैं। दोनों में ही एनिमल्स का प्रयोग होता है, लेकिन फेबल में जो है एनिमल्स के माध्यम से ही कहानी हमको बताई जाती है, नैतिक शिक्षा दी जाती है। एपोलॉग में समटाइम और समटाइम नॉट। अब है दोस्तों पैराबल क्या है। पैराबल भी एक प्रकार है, एक कहानी है। आइए इसको समझते हैं। अ पैराबल इज अ शॉर्ट स्टोरी विच इज टोल्ड इन ऑर्डर टू मेक अ मॉरल और रिलीजियस पॉइंट। देखिए लाइक दोज इन द बाइबल। पैराबल जैसे ही शब्द आता है तो ये रिलीजन से कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। अगर मैं कहूं कि आप फेबल आपने सुना, फिर मैं कहूं कि आपने पैराबल सुना, तो दोनों में अंतर है। पैराबल का मतलब रिलीजियस सेंस से है और फेबल का मतलब नैतिक शिक्षा से है। शिक्षा दोनों में होगी, लेकिन यहां पर रिलीजियस एजुकेशन की जो हम बात करेंगे तो वो पैराबल्स के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हमको सिखाया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों, आप इसको थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। तो ये प्रकार थे दोस्तों कहानी के। आगे और आगे बढ़ते हैं। अब बात है दोस्तों एलिगरी की। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर एक बार आपको समझाता हूं।
एन एलेगरी इज अ स्टोरी, पोएम और पेंटिंग। देखिए स्टोरी भी हो सकती है, पोएम भी हो सकती है, पेंटिंग भी हो सकती है, इन विच द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स आर सिंबल्स। जो पात्र हैं वो सिंबल हैं ऑफ समथिंग, किसी चीज के। एलिगरीज आर ऑफन मॉरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल। और एलिगरी दोस्तों किसी भी प्रकार की हो सकती है, मॉरल नैतिकता प्रदान करने वाली, रिलीजियस और पॉलिटिकल। इसीलिए एलिगरी के अलग अलग, जब आप इसको डीपली पढ़ेंगे तो उसके प्रकार होते हैं दोस्तों। पॉलिटिकल एलिगरी है, रिलीजियस एलिगरी है या मॉरल एलिगरी है। तो सरफेस पे कोई स्टोरी और बैकग्राउंड में कोई स्टोरी। मैंने आपको जो टर्म्स का वीडियो है उसमें पहले इस चीज को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के माध्यम से, यहां भी मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इट हैज अ सरफेस स्टोरी and another story hidden underneath. For example, the surface story might be about the neighbors. जैसे हम एक एग्जाम्पल वहां भी दिया था, इसको कैरी किया है। नेबर्स, दो नेबर्स पड़ोसियों की बात करते हैं हम, रॉक्स एट ईच अदर, जो एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। बट द हिडन स्टोरी वुड बी अबाउट वार बिटवीन कंट्रीज। परंतु इनके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो दो लोग जो है, दो कंट्रीज को इंडिकेट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, और उनकी जो लड़ाई है वो दो देशों के बीच की लड़ाई है। तो इस प्रकार से जब सिंबोलिज्म काम करता है तो इस प्रकार का जो वर्क है वो एलिगरी कहलाता है। याद रखिएगा, एलिगरी पॉलिटिकल, रिलीजियस, मॉरल हो सकती है। फैंटेसी क्या है दोस्तों? फैंटेसी के बहुत सारे भाग हैं दोस्तों। जैसे सीधे सीधे मैं आपको समझा देता हूं, देखिए बिल्कुल समय नहीं लगेगा। हैरी पॉटर पिक्चर आपने देखी है, हैरी पॉटर पिक्चर आपने देखी है, तो हैरी पॉटर पिक्चर क्या है दोस्तों? एक फैंटेसी है। और अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी है, वो भी आपने देखी है, ये भी एक फैंटेसी है। अब फैंटेसी क्या है दोस्तों, समझिए। फैंटेसी एक कल्पना है, एक ऐसी कल्पना जिसमें एक स्टेट, एक स्थान, मैजिकल आर्ट, भरपूर मैजिकल आर्ट, आप ऐसे समझिए कि भरपूर मैजिकल आर्ट। याद रखना दोस्तों, फैंटेसी मैजिकल आर्ट है बट नॉट साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन नहीं है, ग्रहों नक्षत्रों की लड़ाई नहीं है। इसमें मैजिक आर्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके मैजिकल हीरोज के माध्यम से इसमें दर्शाया जाता है। तो मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स जरूर आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। दिस कैन मैजिक मीन मैजिक, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, अल्टरनेट वर्ड्स ने संसार, सुपर हीरोज, मॉन्स्टर्स, फेरीज, मैजिकल क्रिएचर्स, मिथोलॉजिकल हीरोज। जैसे आप हैरी पॉटर में देखेंगे बहुत सारे डम्बलडोर, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हाँ, जादू से भरे हुए हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है, जो लिटरेचर है, ये दोस्तों ये फैंटेसी के अंतर्गत आता है। क्लियर दोस्तों? तो फैंटेसी क्या है? एक प्रकार की कल्पना है जिसमें मैजिक आर्ट को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, और इसमें कई सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, हीरोज हो सकते हैं, फेरीज हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार के मैजिक आर्ट वाले इसमें कैरेक्टर, स्टेट भी हो सकते हैं दोस्तों। जैसे कई जगह पिक्चर में दिखा दिया, पेड़ के अंदर बहुत सारा पेड़ को जीवित दिखा दिया और उसमें बहुत सारी मैजिकल आर्ट्स दिखा दी, है। तो ये सारी चीजें फैंटेसी के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। अब यहां पर जरूर आपको याद रखना कि फैंटेसी इज नॉट साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन से मतलब है जो साइंस पर आधारित मूवीज होती हैं दोस्तों, उसको हम साइंस फिक्शन कहते हैं, या जिसमें साइंस को लेकर के जो डेवलपमेंट दिखाया गया है वो पूरा साइंटिफिक वे में दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों? तो क्लियर होगा आपको फैंटेसी क्या है। आगे फार्स। फार्स क्या होता है इसको समझिए। एक कॉमिकल इवेंट, एक कॉमेडी। फार्स सीधे सीधे एक कॉमेडी है, और अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो एक तुच्छ प्रकार की कॉमेडी है जो ह्यूमन एक्टिविटीज के माध्यम से कॉमेडी को करती है या दर्शाती है। अ फार्स इज ए कॉमेडी इन विच एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। इसमें सब कुछ बेतुका होता है। कॉमेडी तो है पर बेतुकेपन से। दिस यूजुअली इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ डिसेप्शन और मिसकम्युनिकेशन। इसमें मिसकम्युनिकेशन, मिसहैपनिंग्स दिखाई जाती हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट जो है दोस्तों, when a comedy is based on a case of mistaken identity, mistaken identity, गलत समझ लिया गया, गलत जान लिया गया। For example, you can be sure that it is going to be a farce
बाकी आप छोड़ दीजिए। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी के साथ कॉमेडी करना, कॉमेडी दिखाना, बेतुकी एक्टिविटीज के साथ कॉमेडी दिखाना, यही फार्स का गुण है। तो अ फार्स इज ए कॉमेडी इन विच एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। क्लियर? फार्स एक प्रकार की कॉमेडी है, एक कहानी है। छोटी स्टोरी तो नहीं कहेंगे दोस्तों, छोटी तो नहीं हो सकती, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि पर्टिकुलर बहुत छोटा होता है, बट हाँ इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज के माध्यम से इसमें कॉमेडी को दर्शाया जाता है। फेरी टेल, यू नो वेरी वेल व्हाट इज फेरी टेल, बोले परियों की कहानी, ऐसी कहानी जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, हाँ, उसी को हम फेरी टेल बोलते हैं। आइए लिटरेरी मीनिंग इसको समझते हैं। अ फेरी टेल इज ए स्टोरी ऑफन इंटेंडेड फॉर चिल्ड्रन that features fanciful and wondrous characters such as elves। आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज में एल्फ्स को दिखाया जाता है, गोरे चिट्ठे लोग, गैबलिन्स को दिखाया जाता है, विजार्ड्स को दिखाया जाता है, इवन बट नॉट नेसेसरीली फेरीज। द टर्म फेरी टेल्स सीम्स टू रेफर मोर टू द फैंटास्टिक और मैजिकल सेटिंग और मैजिकल इन्फ्लुएंस विद इन अ स्टोरी। तो अगर ओवरऑल आपसे कहूं तो ये भी मैजिकल आर्ट से भरा हुआ होता है दोस्तों, और सम टाइम ये जो है ये भी एक पार्ट है दोस्तों फैंटेसी का, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ प्रकार मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, कहानी के प्रकार हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्रोनियम। देखिए कई बार शब्दों का प्रकार हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रोनियम क्या है, बहुत शॉर्ट में मैं आज आपको समझा रहा हूं। प्रोनियम सिंपल चीजें आप समझिए। सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, प्रोनियम ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट डिफरेंट स्पेलिंग अलग होगी और मीनिंग अलग होगा। एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है एक्सेप्ट, इसको भी एक्सेप्ट बोल रहे हैं, इसको भी एक्सेप्ट बोल रहे हैं, दोनों के मीनिंग अलग हैं, दोनों की स्पेलिंग अलग है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं दोस्तों वो प्रोनियम कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। होमोफोन्स, होमोफोन्स आर वर्ड्स विद आइडेंटिकल प्रोनाउंसिएशन। ये ऐसे शब्द हैं जो आइडेंटिकल प्रोनाउंसिएशंस के साथ बोले जाते हैं, यानी शुरुआती जो टोन है वो आपको मिलेगी, इसमें लगभग सेम सा साउंड आएगा बट डिफरेंट स्पेलिंग, परंतु स्पेलिंग अलग होगी और मीनिंग भी अलग होगा। देखिए दोनों में अंतर समझिए, यहाँ साउंड पूरा सेम होगा, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, फ्लोर और फ्लावर। देखिए तो इस प्रकार के जो शब्द हैं दोस्तों ये होमोफोन्स कहलाते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल आपके सामने है, आप चाहे दोनों एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल को आप पढ़ सकते हैं, जैसे टू और टू। तो अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार के वर्ण है तो होमोफोन्स हैं दोस्तों। आगे है होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स क्या होते हैं दोस्तों, विद आइडेंटिकल स्पेलिंग सेम है बट डिफरेंट मीनिंग, परंतु मीनिंग अलग है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग सेम और मीनिंग अलग इज कॉल्ड होमोग्राफ्स। ऐसे शब्द जो है होमोग्राफ्स कहलाते हैं। विंड और विंड, एक जगह विंड का मीनिंग मूवमेंट और एक जगह टाइटन, बांधना। होमोनियम, होमोनियम आर वर्ड्स विथ आइडेंटिकल स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। देखिए ध्यान दीजिए, स्पेलिंग सेम, लगभग सेम, और प्रोनाउंसिएशन भी सेम और डिफरेंट मीनिंग अलग होगा। और यहीं पे आपको समझना है कि कई बार होमोग्राफ्स जो होते हैं दोस्तों, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, होमोग्राफ्स ही होमोनियम होते हैं। नाम अलग अलग है दोस्तों पर चीज एक ही है। लेफ्ट और लेफ्ट दोनों की साउंड एक है, स्पेलिंग एक है, परंतु मीनिंग अलग अलग है। तो ऐसे वर्ड होमोनियम भी कहलाते हैं, इसको हम होमोग्राफ्स भी बोलते हैं। ये और एग्जाम्पल है दोस्तों, स्टाक, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत जल्दी से आपको समझा रहा हूं। इसके बाद आता है दोस्तों हेट्रोनियम्स। हेट्रोनियम्स क्या होते हैं, देखिए स्पेलिंग आइडेंटिकल स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, अलग अलग। हाउस, अब क्या है दोस्तों, शब्द एक ही है। यहां पर थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन आपको होगा, यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, हेट्रोनियम्स आर ऑल्सो होमोग्राफ्स, ये भी होमोग्राफ्स होते हैं, अन्य नाम है ये,
मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो कि हेट्रोनियम्स क्या है, होमोग्राफ्स क्या है। ये एक ही चीज है, अलग अलग नामों से इसको आप जानते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं। तो सेम स्पेलिंग, साउंड और मीनिंग अलग। ठीक है दोस्तों। अब आए हैं दोस्तों कैपिटोनियम्स। अब कैपिटोनियम्स क्या है, देखिए, कैपिटोनियम्स आर वर्ड्स विद आइडेंटिकल स्पेलिंग एक्सेप्ट फॉर द डिफरेंस इन द कैपिटलाइजेशन। केवल एक अंतर होता है, कैपिटोनियम कैपिटल से बना है, कैपिटल का मतलब बड़ा, एक लेटर को बड़े से लिखा जाएगा, एक को छोटे से लिखा जाएगा। यही इस प्रकार के जो शब्द हैं जो सेम साउंड के हैं, सेम स्पेलिंग के हैं, परंतु उसमें कैपिटलाइजेशन का अंतर है, इस तरह के जो शब्द हैं वो कैपिटोनियम कहलाते हैं। मर्क्यूरी अ प्लेनेट और मर्क्यूरी अ केमिकल एलिमेंट, दोनों में अंतर देखिए, एम का अंतर है, एम कैपिटल है और स्मॉल है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं दोस्तों वो कैपिटोनियम कहलाते हैं। ओरोनियम, अब बात करते हैं ओरोनियम की। ओरोनियम आर पैरोनिमिक फ्रेजेस विद सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। ऐसे फ्रेजेस हैं, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम एक कदम, एक शब्द से नहीं, अन्य शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, एक से अधिक शब्द से मिलकर के बने होते हैं, फ्रेजेस के रूप में आप जानते हैं। फॉर कैंडल्स, देखिए, फॉर कैंडल्स, फॉर हैंडल्स, फॉर्क हैंडल्स, दोनों का साउंड लगभग हम सेम सा है, थोड़ा सा अंतर आप यहाँ पे करेंगे, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम बट डिफरेंट स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग, दोनों का अंतर अलग है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं दोस्तों वो ओरोनियम कहलाते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी बात समझ में ना आई हो दोस्तों तो आप इसको पॉज करके आराम से डिटेल पढ़ सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो आप चैनल